एसजी में आपका फिर से स्वागत है, जहां मैं गौरव, आपका काम कॉन्सेप्ट एंकर, और मेरे साथ स्वाति, क्यूरियस एग्जाम कोच, क्लास 12 हिस्ट्री के लिए एक एक्सटेंडेड एपिसोड लेकर आए हैं। आज का चैप्टर है थीम 9 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्रीसाइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स, यानी सीबीएसई क्लास 12 का कंट्रीसाइड और कॉलोनियल रूल वाला इंपॉर्टेंट थीम। ये एपिसोड लगभग 30 से 50 मिनट्स का है, इसलिए आराम से सुनिए। नोटबुक पास हो तो अच्छा, लेकिन आप इसे पैसिवली भी सुन सकते हैं। जयपुर की अनन्या ने बताया कि उसे जमींदार, संताल्स और डेक्कन रायट्स आपस में मिक्स हो जाते थे। आज हम पूरा लर्निंग मैप बनाएंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक्टिव रिकॉल क्वेश्चंस करेंगे, सोर्स बेस्ड कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, और एग्जाम में 100 से 150 वर्ड्स या 250 से 300 वर्ड्स के आंसर्स फ्रेम कर सीखेंगे। बिल्कुल। एक नोटबुक ट्रिक रखो। हर सेक्शन के लिए केवल 3 चीजें लिखना: पॉलिसी, उसका इफेक्ट और लोगों का रिस्पॉन्स। इससे चैप्टर फैक्ट्स की भीड़ नहीं लगेगी। हम बंगाल से शुरू करेंगे, फिर राजमहल हिल्स और आखिर में डेक्कन जाएंगे। बीच बीच में मैं तुम्हें रोककर पूछूंगी, ताकि तुम सिर्फ सुनो नहीं, खुद रिकॉल भी करो। सबसे पहले चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पकड़ते हैं। कॉलोनियल रूल केवल कोई दूर की पॉलिटिकल व्यवस्था नहीं थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रेवेन्यू पॉलिसीज ने कंट्री साइड में यह प्रभावित किया कि कौन लैंड पर कंट्रोल रखेगा, कौन रेंट देगा, कौन रिचर या पुअर होगा, और जरूरत पड़ने पर पेजेंट लोन कहां से लेगा। और यहाँ एक सटल पॉइंट है। लोग लॉस के केवल पैसिव विक्टिम्स नहीं थे। जब उन्हें कोई व्यवस्था अनजस्ट लगी, उन्होंने डिले, रेजिस्टेंस, रेड्स, लीगल कंप्लेंट्स, फिक्टिशियस सेल्स या रिवोल्ट जैसे रास्ते अपनाए। यानी पॉलिसी का रिजल्ट केवल स्टेट तय नहीं करती, लोकल लोग भी अपने एक्शन से उसके कॉन्सिक्वेंसेस बदलते हैं। हिस्टोरियंस इस पास्ट को समझने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, सर्वेज, सर्वेयर्स और ट्रैवलर्स के जर्नल्स, पिटिशंस, स्टैटिस्टिकल टेबल्स, न्यूज़पेपर्स और इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट्स देखते हैं। लेकिन हर सोर्स न्यूट्रल नहीं होता। हमें पूछना पड़ता है, इसे किसने लिखा, किस पर्पस से लिखा, और इसमें किसकी आवाज़ कम या ज़्यादा दिखाई दे रही है। चलो क्विक चेक। चैप्टर के 3 ज्योग्राफिकल जोन्स कौन से हैं? एक सेकंड रुककर सोचो। बंगाल, राजमहल हिल्स और डेक्कन। इनके साथ 3 मेजर ग्रुप्स जोड़ो: जमींदार्स और जोटेदार्स, पहाड़ियास और संताल्स, फिर डेक्कन के रायोट्स और मनी लेंडर्स। यही चैप्टर का बेसिक मेंटल मैप है। अब चलते हैं बंगाल, जहां कॉलोनियल रूल ने रूरल सोसाइटी को नए लैंड राइट्स और रेवेन्यू सिस्टम से रीऑर्डर करने की कोशिश की। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ। कंपनी ने हर जमींदार से लिया जाने वाला रेवेन्यू परमानेंटली फिक्स किया और पेमेंट फेल होने पर एस्टेट ऑक्शन करने का नियम रखा। परमानेंट सेटलमेंट का ऑफिशियल एम क्या था? कंपनी को रेगुलर रेवेन्यू मिले और जमींदार्स एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करें। ऑफिशियल्स को उम्मीद थी कि सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स से रिच लैंड ओनर्स और ह्यूमन फार्मर्स उभरेंगे, एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा और ये क्लास कंपनी के प्रति लॉयल रहेगी। लेकिन इंटेंडेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट अलग निकले। यहाँ जमींदार की डेफिनेशन केयरफुली समझो। वह विलेज का सिंपल लैंड ओनर नहीं था, वह स्टेट का रेवेन्यू कलेक्टर था। उसके अंडर कई विलेजेस हो सकते थे। वह विलेजेस से रेंट कलेक्ट करता, कंपनी को फिक्स्ड रेवेन्यू देता, और दोनों के बीच का डिफरेंस इनकम के रूप में रखता। तो अगर रायट रेंट नहीं दे पाया, जमींदार का कलेक्शन घटा, लेकिन कंपनी को उसका फिक्स रेवेन्यू फिर भी समय पर चाहिए था। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? ऐसी सिचुएशन में जमींदार पर प्रेशर किस तरफ से आएगा? नीचे रायट की इनएबिलिटी, ऊपर कंपनी की पंक्चुअल डिमांड। यही प्रेशर अनपेड रेवेन्यू की बड़ी वजह बना। इनिशियल डिमांड बहुत हाई थी, क्योंकि कंपनी भविष्य में एग्रीकल्चरल प्राइसेस और प्रोडक्शन बढ़ने पर एडिशनल शेयर खोना नहीं चाहती थी। दूसरी ओर 1790 में एग्रीकल्चरल प्राइसेस डिप्रेस थे, इसलिए रियाद से रेंट कलेक्ट करना मुश्किल था। तीसरी डिफिकल्टी थी कि रेवेन्यू हार्वेस्ट के हिसाब से बदलता नहीं था। हार्वेस्ट खराब हो, प्राइसेस लो हो, फिर भी पेमेंट पंक्चुअल चाहिए। सनसेट लॉ में स्पेसिफाइड डेट के सनसेट तक पेमेंट ना हो तो जमींदारी ऑक्शन के लिए लायबल हो सकती थी। ये फिक्स्ड डिमांड नहीं, बहुत कठोर प्रेशर था। परमानेंट सेटलमेंट ने जमींदार की पुरानी अथॉरिटी भी सीमित की।
उनकी ट्रूप्स डिसबैंड की गईं, कस्टम्स ड्यूटीज हटाई गईं, कचहरीज यानी कोर्ट्स को कंपनी कलेक्टर की सुपरविजन में रखा गया। लोकल जस्टिस और पुलिस ऑर्गेनाइज करने की पावर कम हुई और कलेक्ट्रेट ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ अथॉरिटी बन गया। रेंट कलेक्शन भी स्मूथ नहीं था। बैड हार्वेस्ट या लो प्राइसेस में रायट्स ड्यूज डीले करते थे। रिच रायट्स और विलेज हेडमैन यानी जोटेदार्स और मंडल्स कई बार जमींदार को ट्रबल में देखकर खुश होते थे। बर्दवान में 1798 तक अरियर्स ऑफ रेंट के 30,000 से ज्यादा पेंडिंग सूट्स बताए गए। अब 1797 के बर्दवान ऑक्शन को केस स्टडी की तरह देखो। राजा के कई महल अरियर्स के कारण ऑक्शन में रखे गए। पब्लिकली एस्टेट्स हाईएस्ट बिडर्स को बेची गईं। पर कलेक्टिव पता चला कि बहुत से परचेजर्स राजा के सर्वेंट्स और एजेंट्स थे। उन्होंने लैंड्स अपने मास्टर की ओर से खरीदी थी। और सबसे स्ट्राइकिंग फैक्ट, सेल का 95% से ज्यादा फिक्टिशियस था। यानी ऑक्शन दिखाई दिया पर राजा कंट्रोल में बना रहा। एग्जाम में केवल परसेंटेज याद करना इनफ नहीं है, एक्सप्लेन करना है कि ऑक्शन मैकेनिज्म को एजेंट्स और लोकल लॉयल्टी के जरिए कैसे मैनिपुलेट किया गया। परमानेंट सेटलमेंट के बाद 75% से अधिक जमींदारीज ने हैंड्स बदले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर ऑक्शन में ओल्ड जमींदार परमानेंटली डिस्प्लेस्ड हो गया। यही चैप्टर का इंपॉर्टेंट एनालिटिकल वार्निंग है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में सेल दिख सकती है, जबकि ग्राउंड रियलिटी में कंट्रोल पुराने जमींदार के पास बना रह सकता था। एक सेकंड पॉज करके बताओ, जमींदार डिफॉल्ट क्यों करते थे? 4 कीवर्ड्स बोलो। हाई इनिशियल डिमांड, डिप्रेस्ड प्राइसेस, फिक्स्ड पंक्चुअल पेमेंट और रिड्यूस्ड अथॉरिटी प्लस डिफिकल्ट रेंट कलेक्शन। अगर आंसर में ये 4 कारण लॉजिकली जोड़ दोगे तो शॉर्ट आंसर का स्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा। इसी क्राइसिस के समय जोतेदार उभर रहे थे। ये रिच पेजेंट्स थे जिन्होंने कई बार बहुत बड़े लैंड एरियाज एक्वायर किए। वे लोकल ट्रेड और मनी लेंडिंग कंट्रोल करते थे। उनकी लैंड का बड़ा हिस्सा शेयर क्रॉपर्स यानी अधियार्स या बर्गदार्स कल्टीवेट करते थे, जो अपनी प्लाव और लेबर लगाकर प्रोड्यूस का आधा हिस्सा देते थे। जोटेदार की पावर जमींदार से अलग थी। जमींदार अक्सर अर्बन एरिया में रहता था, जबकि जोटेदार विलेज में मौजूद था और पुअर विलेजर्स पर डायरेक्ट कंट्रोल रखता था। इसलिए पेपर पर जमींदार बड़ा दिख सकता था, लेकिन एवरीडे रूरल लाइफ में जोटेदार ज्यादा इफेक्टिव अथॉरिटी बन गया। जोटेदार जमींदार का जमा बढ़ाने की कोशिश रेजिस्ट करते, जमींदारी ऑफिशियल्स को ड्यूटीज करने से रोकते, अपने पेंडेंट रायोट्स को मोबिलाइज करते और रेवेन्यू पेमेंट डिले करते। ऑक्शन में जमींदारी बिके तो वे परचेजर्स में शामिल हो सकते थे। उनकी राइज ने जमींदारी अथॉरिटी को कमजोर किया। कॉमन कंफ्यूजन सुनो। जोटेदार को सिंपली ऑर्डिनरी रियॉट मत लिख देना। वह रिच रियॉट था, ट्रेडर और मनी लेंडर भी हो सकता था और उसके पास शेयर क्रॉपर्स काम करते थे। आंसर में उसकी लैंड होल्डिंग, विलेज प्रेजेंस, क्रेडिट कंट्रोल और जमींदार रेसिस्टेंस, ये 4 डायमेंशन जरूर रखो। पावर इन रूरल बंगाल को चेन की तरह सोचो। कंपनी को जमींदार रेवेन्यू देता था, जमींदार विलेजेस पर रेवेन्यू डिमांड डिस्ट्रीब्यूट करता और रायोत से रेंट लेता। रायोत कुछ लैंड कल्टीवेट करता और बाकी अंडर रायोट्स को रेंट पर दे सकता था। जोतेदार रायोट्स को लोन्स देता और प्रोड्यूस बेचता था। अब एक्टिव रिकॉल। अंडर रियॉट किसे रेंट देता था? रियॉट को। रियॉट किसे रेंट देता था? जमींदार को। जोटेदार किस तरह पावर बनाता था? लोन, ट्रेड, लैंड और लोकल इन्फ्लुएंस से। ये फ्लो डायग्राम आंसर में बनाना हो तो एरोस के साथ रिलेशंस दिखाना बहुत यूजफुल रहेगा। अब देखते हैं कि जमींदार ने सर्वाइव कैसे किया। फिक्टिशियस सेल एक स्ट्रैटेजी थी। बर्दवान राजा ने कुछ जमींदारी अपनी मदर को ट्रांसफर की क्योंकि कंपनी के नियम के अनुसार विमेन की प्रॉपर्टी टेक ओवर नहीं की जानी थी। फिर एजेंट्स ने ऑक्शंस को रिपीटेडली मैनिपुलेट किया। प्रोसेस थोड़ा डिटेल में समझो। एजेंट्स ऑक्शन में बिड करते, परचेज मनी पे नहीं करते, एस्टेट फिर ऑक्शन होती और वही एजेंट्स फिर खरीदते। ये साइकिल बार बार चलती। दूसरे बिडर्स और स्टेट एग्जॉस्ट होते गए और आखिर एस्टेट लो प्राइस पर पुराने जमींदार के कंट्रोल में लौट सकती थी। इसे बेनामी परचेज भी कहा गया, जहां रियल बेनिफिशियरी का नाम सामने नहीं आता। 1793 से 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारीज ने ऐसे परचेजेस किए
जिनसे कलेक्टिव रूप से 30 लाख रुपीस तक का वैल्यू जुड़ा था। कुल ऑक्शन सेल्स में 15% से अधिक फिक्टिशियस बताए गए। रेजिस्टेंस केवल लीगल पेपर वर्क से नहीं थी। बाहर का परचेजर एस्टेट खरीद ले, फिर भी पोजेशन लेना आसान नहीं था। फॉर्मर जमींदार के लाथियल्स एजेंट्स पर हमला कर सकते थे और रयॉट्स भी आउटसाइडर्स को एंट्री से रोक सकते थे। उनके लिए ओल्ड जमींदार अथॉरिटी, लॉयल्टी और आइडेंटिटी से जुड़ा था। अब सोर्स एंगल। फिफ्थ रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट को दी गई कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन पर रिपोर्ट्स की सीरीज की फिफ्थ रिपोर्ट थी। इसमें पिटिशंस, कलेक्टर्स की रिपोर्ट्स, रेवेन्यू टेबल्स और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स जैसे एक्सटेंसिव अपेंडिसेस थे। इसलिए हिस्टोरियंस के लिए ये वैल्यूएबल आर्काइव है। लेकिन वैल्यूएबल का अर्थ ऑटोमेटिकली ट्रूथफुल इन एवरी डिटेल नहीं है। रिपोर्ट कंपनी मिसरूल की आलोचना करना चाहती थी, इसलिए रीसेंट रिसर्च के अनुसार उसने जमींदारी कोलैप्स और लैंड लॉस को कुछ हद तक एग्जैजरेट किया। हिस्टोरियंस को रिपोर्ट को जमींदार आर्काइव्स और लोकल डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड्स के साथ पढ़ना चाहिए। एग्जाम में सोर्स क्रिटिसिज्म का आंसर ऐसे फ्रेम कर सकते हो: सोर्स इनवैल्यूएबल है क्योंकि इसमें डिटेल पिटिशंस, रिपोर्ट्स और स्टैटिस्टिक्स हैं, पर ऑथर, पर्पस और ऑफिशियल व्यू पॉइंट की लिमिटेशन है। इसलिए एविडेंस को अनक्रिटिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और अलग सोर्सेज से कोरॉबरेट करना चाहिए। अब तक हम बंगाल के फर्स्ट मेजर आइडिया को कवर कर चुके हैं। पॉलिसी ने जमींदार्स को रेवेन्यू कलेक्टर्स बनाया, हाई डिमांड ने डिफॉल्ट्स बढ़ाए, जोटार्स ने लोकल पावर हासिल की और जमींदार्स ने क्लेवर स्ट्रैटेजी से कंट्रोल बचाया। 8G में ऐसे एग्जैक्ट डाउट्स को सोक्रेटिक क्वेश्चन से स्टेप बाय स्टेप खोल सकते हो, जैसे अभी हमने किया। अब डायरेक्शन बदलती है। वेटलैंड्स और सेटल्ड कल्टीवेशन वाले बंगाल से हम ड्रायर राजमहल हिल्स की ओर जाते हैं, जहां शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती थी। चैप्टर इस शिफ्ट को हो और प्लाव के कॉन्ट्रास्ट से याद कराता है। हो पहाड़िया कल्टीवेशन का सिंबल है और प्लाव संथाल सेटल्ड एग्रीकल्चर का। पहाड़ियास फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर निर्भर रहते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। वे बुशेस काटकर अंडरग्रोथ चलाते, ऐश की पोटैश से एनरिच्ड पैच पर पल्सेस और मिलेट्स उगाते। कुछ वर्षों बाद लैंड को फॉलो छोड़ते और नए एरिया में मूव करते। ये सिस्टम मोबिलिटी और फॉरेस्ट फर्टिलिटी पर आधारित था। फॉरेस्ट उनके लिए केवल फील्ड नहीं था। वे महुआ फ्लावर्स फूड के लिए, सिल्क कोकून्स और रेजन सेल के लिए, वुड चारकोल के लिए कलेक्ट करते फैलो। लैंड की ग्रास कैटल को पास्चर देती। इसलिए फॉरेस्ट, फूड, ट्रेड, कैटल और आइडेंटिटी सब इंटरकनेक्टेड थे। पहाड़िया चीफ्स ग्रुप की यूनिटी बनाए रखते, डिस्प्यूट्स सेटल करते और बैटल्स में लीड करते। हिल्स से वे प्लेन्स के सेटल्ड विलेजेस पर रेड्स करते थे। ये रेड्स स्कैरसिटी में सर्वाइवल, पावर असर्शन और आउटसाइडर्स के साथ पॉलिटिकल नेगोशिएशन तीनों का तरीका हो सकते थे। इसे केवल रैंडम वायलेंस लिखना इनकम्प्लीट होगा। प्लेन्स के जमींदार पीस के लिए हिल चीफ्स को रेगुलर ट्रिब्यूट देते और ट्रेडर्स पासेस यूज करने के लिए अमाउंट देते। पेमेंट के बाद पहाड़िया चीफ्स ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट भी करते। लेकिन यह नेगोशिएटेड पीस फ्रेजाइल थी और सेटल्ड एग्रीकल्चर के एग्रेसिव एक्सपेंशन से टूट गई। ब्रिटिश फॉरेस्ट क्लियर कराना चाहते थे, क्योंकि सेटल्ड एग्रीकल्चर से लैंड रेवेन्यू बढ़ेगा, एक्सपोर्ट क्रॉप्स मिलेंगे और उनके अनुसार ऑर्डर्ड सोसाइटी बनेगी। वे फॉरेस्ट को वाइल्डनेस और फॉरेस्ट पीपल को डिफिकल्ट टू गवर्न समझते थे। इस नजरिए ने पहाड़िया लाइफ को बैकवर्ड मानकर प्लाव एग्रीकल्चर थोपने की कोशिश की। 1770 में ब्रिटिश ने पहाड़ियास को हंट डाउन करके मारने की ब्रूटल पॉलिसी अपनाई। 1780 में ऑगस्टस क्लीवलैंड ने पैसिफिकेशन पॉलिसी प्रस्तावित की। चीफ्स को एनुअल अलाउंस देकर अपने लोगों का कंडक्ट कंट्रोल करने को कहा गया। कई चीफ्स ने अलाउंस रिफ्यूज किया। एक्सेप्टेड चीफ्स की अथॉरिटी अक्सर घट गई। इसलिए बुकानन जब 1810 to 1811 की विंटर में वहां पहुंचा, पहाड़िया सस्पिशियस थे। उनके अनुभव में व्हाइट मैन केवल ट्रैवलर नहीं, कॉलोनियल इन्फिल्ट्रेशन और फॉरेस्ट कंट्रोल का प्रतिनिधि था। एक सोर्स को पढ़ते समय यह कॉन्टेक्स्ट याद रखना जरूरी है, वरना उनकी हॉस्टिलिटी इरेशनल लग सकती है।
अब संथाल्स की एंट्री समझो। 1780 से वे बंगाल आने लगे। जमींदार्स ने उन्हें लैंड रिक्लेम और कल्टीवेशन एक्सपैंड करने के लिए हायर किया और ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उन्हें जंगल महल्स में सेटल होने के लिए इनवाइट किया। पहाड़ियास प्लाव और फॉरेस्ट क्लियरेंस रेजिस्ट कर रहे थे। संथाल्स आइडियल सेटलर्स माने गए। संथाल्स लोअर हिल्स में फॉरेस्ट क्लियर करके लैंड सेटल करने लगे। इससे पहरियास डीपर हिल्स की ओर हटे। यही हो और प्लाव का मेटाफर है। दो एग्रीकल्चरल सिस्टम्स और दो कम्युनिटीज के बीच चेंजिंग लैंड फ्रंटियर का कॉन्फ्लिक्ट। तुम्हारा आंसर क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट का इमीडिएट कारण क्या था? फॉरेस्ट और फर्टाइल लैंड का श्रिंकिंग एक्सेस। 1832 तक दामिन आई के ओहे नाम का बड़ा टेरिटरी संथाल्स के लिए डिमार्केट किया गया। उन्हें वहां प्लाव एग्रीकल्चर करने और सेटल होने के लिए एनकरेज किया गया। फर्स्ट 10 इयर्स में कम से कम 1/10 एरिया क्लियर और कल्टीवेट करना था। टेरिटरी सर्वे, मैप और बाउंड्री पिलर से मार्क किया गया। डामिनिको ओस के बाद संथाल सेटलमेंट्स बहुत तेजी से बढ़ी। 1838 में 40 विलेजेस थे जो 1851 तक 1473 हो गए। पॉपुलेशन लगभग 3000 से बढ़कर 82,000 से अधिक हुई। इन फिगर्स को आंसर में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए यूज कर सकते हो, केवल आइसोलेटेड नंबर्स की तरह नहीं। संथाल मोबिलिटी की अपनी हिस्ट्री थी। उनके मिथ्स और सॉन्ग्स में कंटिन्यूस ट्रैवल और सेटलमेंट की सर्च दिखाई देती है। डामिनिको में उन्हें लगा कि जर्नी का एंड मिल गया, लेकिन जल्द ही हैवी टैक्सेस, मनी लेंडर्स के हाई इंटरेस्ट और जमींदार्स के कंट्रोल ने उनकी लैंड सिक्योरिटी को थ्रेटन किया। पहाड़ियास पर इसका अलग इफेक्ट पड़ा। फर्टाइल सॉइल्स डामिन का हिस्सा बन गई, इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हुआ। फॉरेस्ट क्लियरिंग ने हंटर्स को भी नुकसान पहुंचाया। संथाल सेटल्ड पेजेंट्स बनकर कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लगे और ट्रेडर्स तथा मनी लेंडर से डील करने लगे, लेकिन यही रिलेशंस बाद में एक्सप्लॉयटेशन का कारण बने। 1850 तक संथाल्स को लगा कि रेबेलियन का समय आ गया है। वे जमींदार्स, मनी लेंडर्स जिन्हें दिकुस कहा गया, और कॉलोनियल स्टेट के विरुद्ध उठे। उनका उद्देश्य ऐसा आइडियल वर्ल्ड बनाना था जहां वे खुद रूल करें। संथाल रिवोल्ट 1855 टू 1856 के बाद संथाल परगना बनाया गया। संथाल परगना ने रेबेलियन के बाद नया टेरिटरी और स्पेशल लॉज दिए ताकि कम्युनिटी को कंसिलिएट किया जा सके। एग्जाम में रिवोल्ट के कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस अलग-अलग लिखना। कॉजेस में टैक्सेस, डेट, लैंड लॉस और कॉलोनियल तथा जमींदारी कंट्रोल। कॉन्सिक्वेंस में रिवोल्ट, रिप्रेशन और संथाल परगना का क्रिएशन। इमेजेस को भी सोर्स की तरह पढ़ो। पहले संथाल विलेज पीसफुल और आइडियलिक दिखाया गया, लेकिन रिबेलियन के बाद ब्रिटिश इमेज में वही विलेजेस वायलेंट और सैवेज दिखाई दिए। बर्निंग विलेजेस और चेन्ड प्रिजनर्स वाली पिक्चर्स ब्रिटिश माइट और रिस्टोर्ड ऑर्डर का पॉलिटिकल मैसेज देती थीं। इमेज न्यूट्रल फोटोग्राफ नहीं थी। एक एग्जाम प्रॉम्प्ट सोचो, कॉलोनियल इमेजेस संथाल्स की परसेप्शन कैसे बदलती हैं? आंसर में कंट्रास्ट लिखो। पीसफुल विलेज इमेज बनाम रिबेलियन के बाद सैवेज और वायलेंट रिप्रेजेंटेशन। फिर एक्सप्लेन करो कि ऐसी इमेजेस ब्रिटिश पब्लिक को रिबेलियन क्रश करने और कॉलोनियल ऑर्डर इम्पोज करने का मैसेज देती थी। ब्यूकानन की अकाउंट को भी क्रिटिकली पढ़ना है। वह कंपनी एम्प्लॉय था और उसके सर्वेस का खर्च कंपनी उठाती थी। उसके साथ ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर्स और अन्य स्टाफ चलते थे। विलेजर्स उसे सरकार का एजेंट समझते थे। वह रॉक्स, सॉइल, मिनरल्स और प्रोडक्टिव क्रॉप्स को कमर्शियल नजरिए से देखता था। इसलिए बुकानन जब किसी लैंडस्केप को ब्यूटीफुल या प्रोडक्टिव बताता है तो वह अक्सर ये भी सोचता है कि कौन सी ट्रीज काटे जाएं, कौन सी क्रॉप्स लगें और लैंड को कैसे इम्प्रूव किया जाए। लोकल फॉरेस्ट ड्वेलर के लिए वही फॉरेस्ट लाइवलीहुड और आइडेंटिटी था। डेवलपमेंट की डेफिनेशन दोनों के लिए सेम नहीं थी। यहाँ हिस्ट्री का मेथड सामने आता है। बुकानन का जर्नल मोमेंट इन टाइम दिखाता है, पर लॉन्गर हिस्ट्री पूरी तरह नहीं बताता। इसलिए हिस्टोरियंस को रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, लोकल रिकॉर्ड्स और अन्य एविडेंस से क्वेश्चंस आंसर करने पड़ते हैं। सोर्स जितना डिटेल्ड हो, उतना ही उसके व्यू पॉइंट को भी जांचना चाहिए। अब हम फाइनल मेजर रीजन बॉम्बे डेक्कन में आते हैं। यहाँ
19th सेंचुरी में पीजेंट्स का एंगर एक रिवोल्ट में एक्सप्रेस हुआ। रिवोल्ट हिस्टोरियंस के लिए यूजफुल है क्योंकि रेबल्स अपने सफरिंग और इनजस्टिस को एक्शंस के जरिए विजिबल बना देते हैं और स्टेट इंक्वायरी के रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करती है। बंगाल के परमानेंट सेटलमेंट से अलग बॉम्बे डेक्कन में रयतवारी सेटलमेंट लागू हुआ। रेवेन्यू डायरेक्टली रयत के साथ सेटल किया गया। डिफरेंट सॉइल टाइप्स की एवरेज इनकम एस्टिमेट की गई। रयत की रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी असेस हुई और उसका एक प्रोपोर्शन स्टेट शेयर के रूप में फिक्स किया गया। लेकिन इसे परमानेंट मत समझना। लैंड हर 30 इयर्स में रीसर्वे होती और रेवेन्यू रेट्स बढ़ सकती थी। इसलिए बंगाल में डिमांड परमानेंटली फिक्स थी, जबकि रायतवाड़ी में डिमांड रिवाइजेबल थी। यही कंपैरिजन कॉमनली टेस्टेड है। एक लाइन में डिफरेंस बोलो, डायरेक्ट सेटलमेंट विद रायोट और नॉन परमानेंट रेवेन्यू डिमांड। 1820 का फर्स्ट डेक्कन रेवेन्यू सेटलमेंट बहुत हाई था। पुअर सॉइल और फ्लक्चुएटिंग रेनफॉल वाले एरियाज में पीजेस पेमेंट नहीं कर पाते थे। कलेक्टर्स एफिशिएंसी दिखाने के लिए क्रॉप सीज करते और पूरे विलेज पर फाइन लगा सकते थे। कई पीजेंट्स विलेजेस छोड़कर नए रीजन्स में माइग्रेट हुए। 1830 में एग्रीकल्चरल प्राइसेस शार्पली गिर गए और 1832 से 1834 का फैमिन आया। डेक्कन के 1/3 कैटल मारे गए और हाफ ह्यूमन पॉपुलेशन की मृत्यु हुई। सर्वाइवर्स के पास एग्रीकल्चरल स्टॉक्स नहीं बचे। रेवेन्यू अरियर्स बढ़े और एवरीडे नीड्स, सीड्स, प्लाउज, कैटल या मैरिज के लिए बोरोइंग जरूरी हो गई। यहाँ डेट साइकिल समझो। हाई रेवेन्यू चुकाने के लिए लोन, पूर हार्वेस्ट से रीपेमेंट मुश्किल, अनपेड लोन पर बढ़ता इंटरेस्ट और फिर अगली जरूरत के लिए नया लोन। 1840 तक ऑफिशियल्स को वाइड स्प्रेड पेजेंट इंडेटेडनेस दिखने लगी। रेवेन्यू पॉलिसी और मनी लेंडिंग रिलेशन ने रूरल इनसिक्योरिटी बढ़ाई। 1845 के बाद क्राइसिस रिकवर हुए और कल्टीवेशन एक्सपैंड हुई। पेजेंट्स को प्लाउज, कैटल, सीड्स और लैंड के लिए फिर मनी लेंडर्स से क्रेडिट लेना पड़ा। यानी इकोनॉमिक रिकवरी के बीच भी डिपेंडेंस खत्म नहीं हुई। ये चैप्टर का न्यूआंस्ड पॉइंट है। एक्सपेंशन हमेशा इक्वल प्रॉस्पेरिटी नहीं लाती। अब कॉटन बूम। अमेरिकन सिविल वॉर 1861 में शुरू हुआ तो ब्रिटेन को अमेरिकन कॉटन सप्लाई में भारी कमी हुई। इंडिया को ऑल्टरनेटिव सप्लायर मांगा। बॉम्बे मर्चेंट्स और साहूकार्स ने क्रेडिट दिया। डेक्कन में कॉटन एकरेज 1860 से 1864 के बीच डबल हुई और 1862 तक ब्रिटिश कॉटन इंपोर्ट्स का 90% से ज्यादा इंडिया से आया। बूम में रायट्स को कॉटन के हर एकड़ पर 100 रुपीस तक एडवांस मिल सकता था, लेकिन बूम का लाभ सबको बराबर नहीं मिला। कुछ रिच पेजेंट्स गेन हुए, जबकि बहुत से पेजेंट्स हेवियर डेट में चल गए। मार्केट डिमांड बढ़ने पर इजी क्रेडिट मिला, पर रिस्क भी बढ़ा। 1865 के बाद अमेरिकन कॉटन प्रोडक्शन रिवाइव हुआ। इंडियन एक्सपोर्ट्स और प्राइसेस गिरने लगे। मर्चेंट्स और साहूकार्स ने लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट किया और पुराने डेट्स की रिपेमेंट मांगने लगे। उसी समय नेक्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट में डिमांड 50 से 100% तक बढ़ गई। फॉलिंग प्राइसेस और राइजिंग डिमांड ने संकट गहरा दिया। अब क्वेश्चन है, रायट्स का एंगर मनी लेंडर्स पर इतना फोकस्ड क्यों था? वे लोन्स के लिए डिपेंडेंट थे, हाई इंटरेस्ट और अनफेयर अकाउंट से परेशान थे। प्रोड्यूस का क्रेडिट नहीं मिलता था, रेसिप्ट्स नहीं मिलती थी और बॉन्ड्स में फिगर्स मैनिपुलेट किए जाते थे। उन्हें मनी लेंडर डीवियस और डिसीटफुल दिखाई देने लगा। कस्टमरी नॉर्म के अनुसार इंटरेस्ट प्रिंसिपल से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कॉलोनियल पीरियड में ये नॉर्म टूट गया। कमीशन के एक केस में 100 रुपीस के लोन पर 2000 रुपीस से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया गया। ये केवल डेट नहीं, पेजेंट्स की नजर में इनजस्टिस था। डीड्स ऑफ हायर का एग्जाम्पल और भी रिवीन है। पेजेंट अपना लैंड, कार्ड्स और बुलॉक्स डेट के बदले दे देता, फिर वही एनिमल्स हायर पर लेने के लिए डीड साइन करता। उसे मंथली पेमेंट करनी पड़ती और रिसीट की जरूरत रहती। जो चीज पहले उसकी अपनी थी, वही अब मनी लेंडर की प्रॉपर्टी बन चुकी थी। 1859 की लिमिटेशन लॉ ने लोन बॉन्ड्स की वैलिडिटी 3 इयर्स तक सीमित करने की कोशिश की, लेकिन मनी लेंडर्स ने हर 3 इयर्स नया बॉन्ड साइन कराया। अनपेड बैलेंस, ओरिजिनल लोन
और एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट नए बॉन्ड में प्रिंसिपल बन गया। इस तरह लीगल फॉर्म ने डेट को खत्म करने के बजाय कई बार रिन्यू किया। 1875 में मूवमेंट सुपा से शुरू हुआ। पूना डिस्ट्रिक्ट का मार्केट सेंटर, सराउंडिंग विलेजेस के रायोट्स आए, बहीखातास और डेट बॉन्ड्स मांगे, अकाउंट बुक्स जलाए, ग्रेन शॉप्स लूट की और कुछ साहूकार्स के हाउसेस को आग लगाई। रिवोल्ट पूना से अहमदनगर और फिर 6,500 स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला। हर जगह पैटर्न सिमिलर था। साहूकार्स अटैक्ड, अकाउंट बुक्स बर्न्ड और डेट बॉन्ड्स डिस्ट्रॉयड। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को 1857 की मेमोरी से डर लगा। पुलिस पोस्ट बनाए गए, ट्रूप्स बुलाए गए, 951 लोग अरेस्टेड हुए और कई कन्विक्टेड हुए। कंट्री साइड को कंट्रोल करने में कई महीने लगे। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के शब्दों को ब्लाइंडली रायोट की वॉइस मत समझना। ऑफिशियल रिपोर्ट डिस्टर्बेंस, बर्न्ड हाउसेस और स्टोलन प्रॉपर्टी पर फोकस करती है। रियोट वही घटना रेवेन्यू प्रेशर, डेट, अनफेयर अकाउंट्स और सर्वाइवल की भाषा में डिस्क्राइब कर सकता था। राइटर के वर्ड्स उसकी प्रायोरिटीज और प्रेजुडिसेस रिवील करते हैं। डेक्कन रायट्स कमीशन ने इंक्वायरीज की, रायोट्स, साहूकार्स और आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए, रेवेन्यू रेट्स, प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स का डेटा कलेक्ट किया और कलेक्टर्स की रिपोर्ट्स जोड़ी। रिपोर्ट 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट को दी गई। यह हिस्टोरियंस के लिए रिच सोर्स है, लेकिन ऑफिशियल सोर्स होने की लिमिटेशन रखती है। कमीशन ने कंक्लूड किया कि गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड रिवोल्ट का कॉज नहीं थी और मनी लेंडर्स रिस्पॉन्सिबल थे। यहाँ सावधान रहना, कॉलोनियल गवर्नमेंट पॉपुलर एंगर को अपनी पॉलिसीज का रिजल्ट मानने में रिलक्टेंट थी। इसलिए हिस्टोरियन को कमीशन की कंक्लूजन के साथ पेटिशंस, न्यूज़पेपर्स, लीगल रिकॉर्ड्स और अनऑफिशियल या ओरल एविडेंस भी कंपेयर करना चाहिए। चलो टाइमलाइन को स्टोरी की तरह जोड़ते हैं। 1765 में कंपनी ने बंगाल की दीवानी एक्वायर की। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट 1800 में संथाल्स राजमहल हिल्स की ओर आए। 1818 में बॉम्बे डेक्कन का फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट। 1855 टू 1856 संथाल रिबेलियन। 1861 कॉटन बूम। 1875 डेक्कन रिवोल्ट। अब कंपैरिजन चैलेंज। बंगाल में जमींदार कंपनी को रेवेन्यू देता और रायोट से रेंट कलेक्ट करता था। डेक्कन में रेवेन्यू डायरेक्टली रायोट के साथ सेटल था। बंगाल में रेवेन्यू परमानेंटली फिक्स्ड था। डेक्कन में 30 इयर्स बाद रीसर्वे और इंक्रीज पॉसिबल था। दोनों सिस्टम्स में हाई डिमांड्स ने रूरल स्ट्रेस पैदा किया, पर लोकल स्ट्रक्चर्स अलग थे। पहाड़ियास और संताल्स का कंपैरिजन भी लिखो। पहाड़ियास फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हंटिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर निर्भर थे। हो उनका सिंबल था। संताल्स को सेटल प्लाव एग्रीकल्चर के लिए इनवाइट किया गया। उन्होंने फॉरेस्ट क्लियर करके राइस, कॉटन और कमर्शियल क्रॉप्स उगाई। कॉलोनियल एक्सपेंशन ने दोनों कम्युनिटीज के लैंड एक्सेस को बदल दिया। शॉर्ट आंसर के लिए 5 लाइकली क्वेश्चंस हैं। चोटीदार पावरफुल क्यों था? जमींदार्स ने कंट्रोल कैसे रिटेन किया? पहाड़ियास आउटसाइडर्स पर कैसे रिस्पॉन्ड करते थे? संथाल्स रिबेल क्यों हुए? और डेक्कन रियॉट्स मनी लेंडर्स से एंग्री क्यों थे? हर आंसर में कॉज, प्रोसेस और कॉन्सिक्वेंस का छोटा स्ट्रक्चर रखो। 250 से 300 वर्ड्स वाले आंसर्स में एग्जाम्पल्स जोड़ो। परमानेंट सेटलमेंट के लिए बर्दवान ऑक्शन और फिक्टिशियस सेल। पहाड़ियास के लिए फॉरेस्ट बेस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ब्रिटिश फॉरेस्ट क्लियरेंस। अमेरिकन सिविल वॉर के लिए कॉटन डिमांड, क्रेडिट एक्सपेंशन और बाद का कोलैप्स। ऑफिशियल सोर्सेज के लिए फिफ्थ रिपोर्ट और डेक्कन राइट्स कमीशन। कॉमन मिस्टेक्स चेक करो। पहला, जमींदार को डायरेक्ट विलेज लैंड ओनर लिखना। दूसरा, हर ऑक्शन को ओल्ड जमींदार की परमानेंट रिमूवल समझना। तीसरा, पहाड़िया रेट्स को कॉन्टेक्स्ट के बिना केवल क्राइम कहना। चौथा, संथाल रिवोल्ट को सिर्फ टैक्स रिवोल्ट कहना। पांचवा, ऑफिशियल रिपोर्ट की कंक्लूजन को फाइनल ट्रूथ मान लेना। एक आंसर फ्रेम सुनो। कॉलोनियल रेवेन्यू पॉलिसीज ने रूरल पावर रिलेशंस बदले।
बंगाल में फिक्स्ड और हाई रेवेन्यू डिमांड से जमींदार्स डिफॉल्ट करने लगे, लेकिन जोटेदार्स और लोकल लॉयल्टीज ने पावर स्ट्रक्चर को रिशेप किया। राजमहल में फॉरेस्ट क्लियरेंस और सेटल्ड एग्रीकल्चर ने पहाड़ियास तथा संथाल्स के रिलेशंस बदले। डेक्कन में रयोतवारी डिमांड, प्राइस फ्लक्चुएशंस और डेट ने रिवोल्ट की कंडीशंस बनाई। अब फाइनल एक्टिव रिकॉल। अगर क्वेश्चन पूछे कि लॉस के कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह अलग लोगों पर पड़े, तो तुम 3 एग्जाम्पल्स दोगे। जमींदारी ऑक्शंस और जोटेदार राइस, पहाड़ियास का फॉरेस्ट एक्सेस खोना और संताल्स का लैंड तथा डेट क्राइसिस, और डेक्कन रियॉट्स का रेवेन्यू तथा मनी लेंडर डिपेंडेंस। यही चैप्टर की कनेक्टेड आर्ग्यूमेंट है। हम फाइनल सेक्शन में हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे है कि कंट्रीसाइड को केवल स्टेट पॉलिसी से नहीं समझना। पॉलिसी, लोकल सोसाइटी, इकोनॉमी और रेजिस्टेंस को साथ देखना होगा। सोर्सेज हमें एविडेंस देते हैं, लेकिन हिस्टोरियन को ऑथर, पर्पस, लैंग्वेज और मिसिंग वॉइसेस पर लगातार सवाल करना पड़ता है। तुम्हारा छोटा चैलेंज यह है, बिना नोट्स देखे एक पेज पर 3 कॉलम्स बनाओ। बंगाल, राजमहल, हिल्स और डेक्कन। हर कॉलम में पॉलिसी, अफेक्टेड ग्रुप, रेजिस्टेंस और सोर्स लिखो। फिर एक 100 से 150 वर्ड्स का आंसर बोलकर रिकॉर्ड करो। अगर कहीं डाउट अटके, एडजी को एग्जैक्ट क्वेश्चन दो और उसे स्टेप बाय स्टेप अनपैक करो। तो आज हमने क्लास 12 हिस्ट्री के थीम 9 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्रीसाइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स को मैप किया। परमानेंट सेटलमेंट और जमींदार्स, जोटेदार्स की रूरल पावर, पहाड़ियास का फॉरेस्ट बेस्ड जीवन, संथाल्स का सेटलमेंट और 1855 टू 1856 रिवोल्ट, रयोतवारी और डेक्कन डेट, 1875 डेक्कन राइट्स और ऑफिशियल सोर्सेज की लिमिटेशंस। कॉमन मिस्टेक याद रखो, आर्काइव की बात को कॉन्टेक्स्ट के बिना फाइनल ट्रूथ मत मानना। अब अपना 3 कॉलम चैलेंज पूरा करो, एक आंसर लिखो और उसे किसी फ्रेंड को टीच करके एक्टिव रिकॉल करो। एडजी के साथ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे मास्टर करते रहो। मैं गौरव और स्वाति की ओर से कहूँगा, आराम से पढ़ो, रीजनिंग के साथ लिखो और अगली रिवीजन में फिर मिलते हैं।